स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे भी आनुवंशिकता से संबंधित नियम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने दो नियम में प्रथम और द्वितीय नियमों का अध्ययन कर लिया था। भी प्रथम नियम प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार हमने पढ़ा भी दूसरा नियम विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, जो दोनों किस पर आधारित थे भी एकल संकरे संकरण पर। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं तीसरा नियम या जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी आनुवंशिकता का तीसरा नियम मान सकते हो आप, या फिर इसको मान सकते हो भी स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या स्वतंत्र वंशागति का नियम। ठीक है, तो यह नियम है वो किस पर आधारित है भी, यह नियम द्विसंकरे संकरण या इससे ऊपर के जितने भी संकरण है त्रिसंकरे संकरण पर आधारित है। यानी जो पिछले दोनों नियम पढ़े थे वो एक संकर संकरण पर आधारित थे, लेकिन जो हम तीसरा और अंतिम नियम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, वो नियम क्या है, द्विसंकर संकरण या उच्च संकरण प्रयोगों पर आधारित है। एक संकरण संकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना भी यह नियम किस पर आधारित है, द्विसंकरे संकरण पर। इस नियम के अनुसार क्या होता है भी, आपने पढ़ा भी द्विसंकर संकरण में मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया था भी, मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाया था भी। ठीक है, तो उसमें क्या भी F1PD में प्रभावी लक्षण वाले गोल व पीले पादप प्राप्त हुए थे वहां पे। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1PD में प्रभावी लक्षण वाले पादप प्राप्त होते हैं, परंतु जब इन पादपों का पुनः स्वपरागण या स्वनिषेचन करवाते हैं तो F2PD में ये सारे यानी जितने भी प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए थे किसमें भी F1PD में, लेकिन जब इनके मध्य पुनः स्वपरागण या स्वनिषेचन या फिर F1PD में जो पादप प्राप्त हुए थे उनसे प्राप्त बीजों को पुनः उगाया जाता है, तो उस टाइम में उनसे जो संतानें प्राप्त होगी वो F2PD की संतानें होंगी। कौन सी की, F2PD। और F2PD में जितने भी जीन है, जितने भी लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशागत। तो F2PD में सारे लक्षण या जीन स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। यानी कि एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है भी कि एक लक्षण जब वंशागत होता है तो दूसरा लक्षण उसको रोक नहीं सकता भी। यानी
जैसे हमने द्विसंकर संकरण में उदाहरण के द्वारा समझा था भी, एक गोल व पीले बीज वाला पादप लिया था, दूसरा झुर्रीदार व हरे बीज वाला पादप। दोनों के बीच जब संकरण करवाया था तो F1PD में सारे प्रभावी यानी गोल व पीले पादप प्राप्त हुए थे। लेकिन जब F2PD प्राप्त की उस टाइम क्या भी गोल है वो हरे के साथ जा रहा था भी, और झुर्रीदार है वो पीले के साथ आ रहा था। यानी कोई भी लक्षण क्या भी रोक नहीं सकता, या किसी भी लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका उदाहरण के द्वारा हम समझे तो देखो कि मेंडल ने इसके लिए क्या किया था भी, मेंडल ने इसके लिए एक गोल व पीले बीज वाले पादप का संकरण करवाया था झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप के साथ। जब दोनों का संकरण करवाया था तो F1PD में क्या थे भी, सारे पादप विषम युग्मजी गोल व पीले पादप प्राप्त हुए थे। ठीक है, वहां पे सारे लक्षण या जीन साथ साथ थे। लेकिन जब उनके मध्य के भी पुनः स्वनिषेचन या स्वपरागण के द्वारा क्या प्राप्त की, F2PD, तो वहां पे उनका लक्षण पर रूप था वो कितना प्राप्त हुआ था भी, 9:3:3:3:1 प्राप्त हुआ था। ये किसके कारण प्राप्त हुआ था भी, यानी प्रारंभ में तो हमने क्या भी दो ही प्रकार के प्लांट लिए थे, गोल पीले झुर्रीदार हरे। ठीक है, लेकिन अंत में कितने प्रकार के पादप प्राप्त हुए, 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार। और ये 4 प्रकार के पादप प्राप्त होने का कारण क्या था भी, कि जीनों की या लक्षणों की क्या भी स्वतंत्र रूप से वंशागति होती है। यानी जो देखो भी करके देख ले पहले, इतनी बात समझ में आई ना। उसके बाद एक उदाहरण के द्वारा हम देखें इसको। तो देखो, एक लिया हमने गोल व पीले बीज वाला पादप, दूसरा हमने लिया झुर्रीदार व हरा बीज युक्त पादप। ठीक है, दो इसको राउंड यानी गोल आर से दर्शाते हैं भी, इसको येलो यानी पीला इस प्रकार दर्शाते हैं भी, इसको झुर्रीदार को हम छोटे आर से दर्शाते हैं, जबकि हरे को छोटे वाई के द्वारा। ठीक है, अब इनके जब युग्मक बनाकर इनके मध्य संकरण किया गया, यानी युग्मक, इसका युग्मक आर होगा, इसका वाई होगा, इसका आर, इसका वाई, यानी ये तो क्या थे भी जनकीय पादप या पेरेंट्स। और यहां पे हमने क्या बना लिए, युग्मक, किसके द्वारा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, अब इनके मध्य क्या करवाया अभी, संकरण। तो देखो भी F1PD में किस प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, आर आर वाई और वाई, यानी यहाँ पे विषम युग्मजी पादप प्राप्त होते हैं भी, विषम युग्मजी। लेकिन विषम युग्मजी पादपों में कौन से प्राप्त होते हैं, गोल व पीले। गोल व पीले क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये आर और ये बड़ा वाई दोनों के भी प्रभावी है, और प्रभावी होने के कारण यहाँ पे जो लक्षण स्पष्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, गोल व पीले बीज वाले पादप। यहाँ पे तो साथ साथ है सारे, लेकिन जब इनसे हमने क्या किया, F2PD प्राप्त की, या इनके मध्य स्वपरागण या स्वनिषेचन के द्वारा F2PD प्राप्त की, तो वहां पे क्या है भी, ये R है, ये Y है और ये Y, यानी जो R बड़ा है वो छोटे Y के साथ जा सकता है। यहाँ पे किसके साथ है, यहाँ पे बड़े Y यानी पीले के साथ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हमने स्वपरागण के द्वारा F2PD प्राप्त करते हैं तो सारे लक्षण के भी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, या किसी भी लक्षण के साथ जाने के लिए या किसी भी जीन के साथ जाने के लिए क्या होते हैं, पूरी तरह क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे यार पीले के साथ था, लेकिन आगे जब हम प्राप्त करेंगे तो वहां पे क्या भी F2PD में ये हरे के साथ जाएगा। इसी प्रकार जो पीला था वो यहाँ पे किसके साथ है, गोल के साथ है, लेकिन वो F2PD में किसके साथ चला गया, झुर्रीदार के साथ। ये किसके कारण हुआ है, ये स्वतंत्र रूप से वंशागति के कारण, यानी जीन है वो स्वतंत्र रूप से वंशागति होते हैं। आपने ये पढ़ा है, जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, किस पर, गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो जोड़े में होते हैं, क्या होते हैं, जोड़े में या युगल में। यानी इस नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक युग्म विकल्पी में जो युग्म होता है उसके प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति होते हैं, वंशागति होते हैं। जैसे ये एक युग्म विकल्पी है, क्या है, युग्म विकल्पी आपके सामने, इसके ये 4 जीन है, कितने, एक बड़ा आर,
छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। तो यहाँ पे एक युग्म विकल्पी का जो प्रत्येक सदस्य है वो क्या है भी स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, यानी ये बड़ा आर छोटे वाई के साथ जा सकता है, छोटा आर बड़े वाई के साथ जा सकता है, या बड़ा वाई छोटे आर के साथ जा सकता है, छोटा वाई बड़े आर के साथ जा सकता है। यानी गोल है वो हरे के साथ जा सकता है, पीला है वो जुरीदार के साथ जा सकता है। इनकी वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या स्वतंत्र वंशागति का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, इन डिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र वंशागति का नियम। ठीक है, तो याद रखना भी जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है वो द्विसंकर संकर्ण पर आधारित है, और इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकर्ण करवाया जाता है तो F1PD में तो सारे लक्षण साथ साथ होते हैं, लेकिन जब इनसे F2PD प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे हम चेकर बोर्ड वो बनाया तो था द्विसंकर संकर्ण में, लेकिन यहाँ पे और बना लेते हैं भी, हमने युग्मक बनाए थे भी कैसे, एक तो ये बनाया था, ठीक है, दूसरा ये बनाया था भी, तीसरा ये था, चौथा ये था भी युग्मक। इनके बीच जब स्वपरागण करवाया था भी, स्वपरागण करवाया था तो उस टाइम क्या भी किस प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए थे, RY, यानी 4 प्रकार के 16 पादप प्राप्त हुए थे। शुरू में हमने लिए तो 2 ही प्रकार के थे, लेकिन अंत में कितने प्राप्त हुए, 4 प्रकार के। ठीक है, यानी कहने का मतलब नए संयोजन प्राप्त होगा। क्या होगा भी, शुरू में जो जनकीय संयोग लिए थे यदि जिनों की स्वतंत्र रूप से वंशागति नहीं होती तो हमें क्या भी अंत में ये दोनों प्रकार के प्लांट प्राप्त होने थे, लेकिन अंत में कितने प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए, 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के पादप किसके कारण प्राप्त हुए, स्वतंत्र अपव्ययन के कारण। ठीक है, देखो भी यहाँ पे मैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है तो जल्दी जल्दी ये कर रहे हैं भी। ठीक है, RRY, इसी प्रकार RRY, RRY, इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें तो RRY, और Y, इसी प्रकार RRY, इसी प्रकार RRY, यानी 4 प्रकार के 16 पादप प्राप्त हुए थे। हमें सिर्फ ये देखना है भी कि इनका फिनोटाइप कितना है भी, इनका फिनोटाइप आया भी 9:3:3:1, यानी 9 तो कौन से प्लांट थे भी, गोल पीले, और 3 कौन से थे भी, गोल हरे। ठीक है, और 3 कौन से थे, ये जुरीदार पीले, और एक कौन सा था भी, एक था भी जुरीदार हरा। ठीक है, देखो हमने 2 प्लांट लिए थे शुरू में भी, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाया था, यानी 2 प्लांट, यानी 2 प्रकार के प्लांट लिए थे, गोल व पीले बीज वाला और जुरीदार व हरे बीज वाला। लेकिन अंत में जब F2PD प्राप्त की तो वहां पे क्या भी, ये तो सेम, ये तो जनकीय पादप है, लेकिन यहाँ पे गोल हरे और जुरीदार पीले 2 नए प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए हैं। किसके कारण भी, कि आपने ये पढ़ा भी कि F2PD में जब ये लक्षण या जीन जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, यानी कोई लक्षण किसी के साथ जा सकता है। जैसे गोल यहाँ पीले के साथ था, लेकिन अब गोल किसके साथ चला गया, हरे के साथ। यहाँ पे देखो पीला किसके साथ था, गोल के साथ, लेकिन अब पीला किसके साथ चला गया, जुरीदार के साथ। इसी प्रकार यहाँ पे देखो जुरीदार हरे दोनों साथ साथ थे, लेकिन अंत में ये जुरीदार किसके साथ चला गया, पीले के साथ, और हरा किसके साथ आ गया, गोल के साथ। यानी सारे के भी स्वतंत्र रूप से वंशागत होकर किसी के साथ युग्म या जोड़ा बना सकते हैं।
यानी कहने का मतलब एक युग्म विकल्पी के जितने सदस्य होते हैं वो प्रत्येक क्या है किसी के साथ अपना युग्म या जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है फिनोटाइप। यानी एक और देखना भी, अंत में जो प्लांट प्राप्त हुए वो 16 हुए, कितने कुल कितने प्राप्त हुए हमें 16 पादप, कुल हमें प्राप्त हुए 16 प्लांट। और 16 प्लांट में जनकीय संयोग कितने प्राप्त हुए, ये प्रश्न आता है कंपटीशन में पूछ लेते हैं या बोर्ड के पेपर में कि स्वतंत्र अपव्ययन के नियम या द्विसंकर संकरण की F2PD में जनकीय संयोगों का प्रतिशत कितना है, जनकीय संयोगों का प्रतिशत देख लो भी कितने सारे गोल पीले टोटल कितने हैं 9, जुरीदार हरे कितने हैं 1, यानी 9 + 1 कितने हो गए 10, यानी जनकीय संयोग कितने प्राप्त हुए 10 से, जनकीय संयोग हमें प्राप्त हुए हैं कितने 10। ठीक है, इसी प्रकार नए संयोजन कितने हैं, नए संयोजन अपने पास कितने 6, यानी टोटल 16 है। तो 16 में से जनकीय संयोग 10 है तो इनका प्रतिशत क्या होगा कि 10/16 × 100 निकाल लो। इसी प्रकार नए संयोजन का प्रतिशत कितना है 6/16 × 100, यानी ये क्या है प्रश्न आता है कि द्विसंकर संकरण की F2PD में जो प्लांट प्राप्त होते हैं उनमें जनकीय संयोगों का प्रतिशत कितना है, तो आपको 10/16 × 100 लगाना है, क्योंकि जनकीय संयोग कितने प्राप्त हुए भी 9 तो गोल पीले प्राप्त हुए हैं और 1 जोड़ीदार हरा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नए संयोजन कितने प्राप्त हुए हैं 3 और 3 6 प्राप्त हुए, यानी 3 तो गोल हरे प्राप्त हुए हैं और 3 जोड़ीदार पीले, तो इनका हम प्रतिशत निकालें तो 6/16 × 100 होता है। ठीक है, तो अब देखो भी समझ में आया होगा, यानी हमने क्या पढ़ा है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या आनुवंशिकता का तीसरा नियम, जो किस पर आधारित है द्विसंकरे संकरण या उच्च श्रेणी के जितने भी संकरण होते हैं उन पर आधारित होते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है जब 2 जोड़े विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है तो F1PD में तो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, यानी सारे जीन साथ साथ होते हैं। लेकिन जब इनके बीच स्वपरागण के द्वारा या स्वनिषेचन के द्वारा F2PD प्राप्त की जाती है तो सारे लक्षण क्या भी स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, और स्वतंत्र रूप से वंशागत होने के कारण क्या भी इनका फिनोटाइप कितना प्राप्त होता है 9:3:3:1 प्राप्त होता है। यानी वैसे हमने एकल संकर संकरण में पढ़ा था भी कि F2PD में जो शुरू में प्लांट लिए थे उसी प्रकार के सारे प्राप्त हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या भी 2 नए संयोजन प्राप्त हुए। ठीक है, उन नए संयोजनों का प्रतिशत कितना है 6/16 × 100। ठीक है, तो ये अभी द्विसंकर संकरण पर आधारित है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब देखो भी स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में जो नए संयोजन प्राप्त हुए वो स्वतंत्र वंशागति के कारण प्राप्त हुए। इसमें हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि हमें पता है कि कोई भी जीन है, जितने भी जीन है वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है भी ये ABCDE, इस पर ये सारे क्या भी जीन है। ठीक है, तो इन जीनों की वंशागति यदि क्या होगी स्वतंत्र रूप से क्या हो, जैसे A है वो B के साथ जा सकता है, B है वो C के साथ जा सकता है, यानी ये एक युग्म विकल्प है, ये दूसरा है, ये मान के चलो। ठीक है, तो इसमें क्या है A B के साथ आ सकता है, B C के साथ आ सकता है और D A के साथ आ सकता है। तो ये तो हो गया अभी क्या हो गया स्वतंत्र अपव्ययन अपव्ययन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुनर्योजन। क्या बोलते हैं, यानी प्रारंभ में साथ साथ थे लेकिन अंत में क्या भी पुनर्योजन, यानी प्रत्येक के अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों के साथ मिलकर नए संयोजनों का निर्माण कर गए, जिसको हम बोलते हैं पुनर्योजन। क्या बोलते हैं पुनर्योजन। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान के चलो भी ये सारे के सारे जीन, यदि एक गुणसूत्र पर जितने जीन है वो सारे क्या भी साथ साथ वंशागत हो जाए, क्या हो जाए साथ साथ वंशागत, तो जनकीय संयोग कितने प्राप्त होंगे ज्यादा मात्रा में, यानी जनकीय संयोगों का प्रतिशत होगा वो कितना प्राप्त होगा, वो अधिक प्राप्त होगा बजाय किसके नए संयोजनों के। क्यों, क्योंकि नए संयोजन तब प्राप्त होंगे जब जीनों की वंशागति क्या हो स्वतंत्र रूप से। लेकिन जब सारे जीन के भी एक साथ वंशागत हो जाए, यानी कोई भी स्वतंत्र न हो, यानी कोई भी स्वतंत्र न हो, सारे साथ साथ वंशागत हो, तो उसको हम बोलते हैं सहलगनता। क्या बोलते हैं
सहलगनता। अब प्रश्न आ जाएगी स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद क्या है, तो उसको हम बोलते हैं सहलगनता या लिंकेज। लिंकेज, सहलगनता या लिंकेज, ठीक है। तो ये इसका अपवाद है। अब प्रश्न आ जाएगी सहलगनता किसका अपवाद है, तो आपको करना है स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद या स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद क्या है या विचलन क्या है, तो वो क्या है सहलगनता, ठीक है। ये हो गए भी आनुवंशिकता के 3 नियम। प्रथम नियम हमने पढ़ा प्रभाविता का नियम, दूसरा हमने पढ़ा पृथक्करण का या विसंयोजन का नियम। ये दोनों किस पर आधारित है, एक संकर एक संकरण पर। लेकिन तीसरा जो अंतिम नियम है वो आज हमने पढ़ा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, और ये नियम आधारित है उच्च संकरण प्रयोगों पर या विसंकरे संकरण पर, ठीक है। आगे का जो अपना टॉपिक है वो कर रहे हैं जो आनुवंशिकता के नियम थे उनके विचलन क्या है या अपवाद क्या है, नियमों के विचलन या इनको बोलते हैं अपवाद। अपवाद, ठीक है। यानी अपवाद क्या होते हैं भी जो पालन नहीं करते, यानी कहने का मतलब जो नियम बता रहे उन नियमों का पालन नहीं किया जाता, वो क्या कहलाते हैं भी अपवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपवाद। तो यहाँ पे 3 प्रकार के विचलन है भी। एक तो है भी अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है भी, दूसरा कौन सा है सह प्रभाविता, तीन नंबर है कौन सा सहलगनता। तो याद रखना भी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता किसके अपवाद है भी, प्रभाविता के नियम के अपवाद है, प्रभाविता के नियम के अपवाद। जबकि तीसरा है वो क्या है सहलगनता या लिंकेज है, वो किसका अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद। ठीक है। तो प्रश्न आ जाएगी प्रभाविता के नियम के अपवाद लिखिए, तो अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता, ठीक है। फिर स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद क्या है सहलगनता में, ठीक है। तो अब हम बात करें भी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ये किसने देखा भी, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग करके छोड़ दिए थे भी। उसके बाद क्या भी 19 यानी 1900 में क्या भी वैज्ञानिक आए 3, कौन है भी कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और हुगो डिग्री। उनमें से जो कार्ल कोरेंस था उसने क्या भी मेंडल के नियमों का पुनः अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद क्या भी कुछ प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया भी कि प्रभाविता का नियम हर जगह लागू नहीं होता है। कुछ जगह क्या है इस नियम के अपवाद होते हैं या इस नियम का पालन नहीं होता है। जैसे अपूर्ण प्रभाविता में और सह प्रभाविता में प्रभाविता के नियम का पालन नहीं होता है। यानी हमने पढ़ा था भी प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाते हैं हम, तो F1PD में एक लक्षण प्रकट होता है या प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो भी अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार क्या होता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी लक्षण F1PD में अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, ठीक है। और इन दोनों के बीच की क्या है अलग स्पीसीज बन जाती है वहां पे, ठीक है। इसी प्रकार सह प्रभाविता में क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण हम करवाते हैं तो F1PD में क्या है कोई भी लक्षण है अकेला प्रकट नहीं होता, जितने भी लक्षण है वो साथ साथ प्रकट हो जाते हैं। यानी F1PD में कोई भी प्रभावी नहीं होता, कोई भी अप्रभावी नहीं होता, दोनों ही क्या होते हैं प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार सहलगनता, ठीक है। सहलगनता क्या होती है, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है, ठीक है। तो जब दो जोड़ी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बताया था, इस नियम के अनुसार जितने भी लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं।
कहने का मतलब एक गुणसूत्र पर जितने जीन पाए जाते हैं उनकी वंशागति होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। लेकिन शैलगंता में क्या होगा, शैलगंता में एक गुणसूत्र पर जितने जीन है वो सारे क्या होते हैं, साथ साथ वंशागत होते हैं। उन जीनों को हम कहते हैं शैलगन जीन, और उनकी जो क्रिया है एक साथ वंशागत होने की उसको हम कहते हैं शैलगंता। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे भी आगे वाले लेक्चर में। ठीक है।